पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने किसका किसका देखा था, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट 1 में हमने देखा था 1600 इम्पोर्टेंट देखा था एक, हाँ। फिर उसके बाद अब 1700, उसको हटा दीजिए, 1773 देखा था, हाँ। फिर 1781 देखा थोड़ा सा, 1784 का एक्ट देखा जिसको पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद 1786, एक इवेंट बोलते जाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सब में, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा 1793, बोलिए उषा जी, एक कोई बिना देखे बोलिए, ऐसे नहीं। 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कम से कम यही बताइए। ठीक है, चलिए 1813 शुभम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1833 शिवम, आयोग इसमें मत बोलिए, आयोग के बारे में, हाँ हाँ, ठीक, हाँ। उसके बाद 53 में राजनीतिक और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग कर दिया गया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गया, क्षेत्रीय परिषद को बढ़ा दिया गया, और एग्जाम वाला जो आया सिविल सर्विस। और जो मैकाले कमीशन है 1854 का, वो यहाँ पर है, ठीक है ना। और 58 भी हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इतना कवर कर लिया था। आप लोग जिनका क्लास छोटा है वो इसको देख लीजिएगा, जो वीडियो भी अपलोड हो गया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जिन्होंने पढ़ाई की है, आपको वीडियो मिला था, उसको पूरा देखे थे? नहीं, देखिए। और आपको खास करके कह रहे शुभम, जो वो उस दिन का क्लास था जो जेपीएससी के बारे में स्पेशल लिया था, उसके वीडियोस को देख के और सिमिलर नेचर के और टॉपिक पे देख के आप पढ़िए उसको, ठीक है। चलिए आइए 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस, बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम बनाया गया। इसको वो कहा भी जाता है, मतलब यदि पूछा जाए, एक सवाल यह भी है कि बेटर गवर्नेंस के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो इसमें बेटर क्या हुआ? अब डायरेक्ट जो है कंपनी खत्म, किसी भी जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बचे हुए थे वो भी कंपनी के खत्म हो गए। अब पूर्ण संसदीय नियंत्रण तो कई बार आया, लेकिन पूर्ण संसदीय नियंत्रण इसी बार आया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ, जब लगा कि भारत आज़ादी हो जाएगा, लेकिन आज़ादी हुई नहीं, और उससे खमियाजा क्या होता है, यहाँ भी एक सीख है, इतिहास में सीखने को मिलता है। आप कभी भी कोई एफर्ट कीजिए तो उसको फुल प्रूफ और एकदम 100% दीजिए, क्योंकि 99% कई बार रिजल्ट नहीं देता है, उल्टा भी कर देता है। जैसे यहाँ क्या हुआ कि 1857 ने यह तय किया कि भारत पर और मजबूती से शासन होगा, जबकि होना क्या चाहिए था कि भारत में अब किसका शासन नहीं होगा, लेकिन 1857 को दबाया गया, और दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी गलतियों से सीखा और शासन को और मजबूत करने की तरफ बढ़े। इसको इसी रूप में देखना चाहिए। तो क्राउन के पास आ गया, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो दोनों तो ऐसे ही, चूंकि उसका शासन खत्म हुआ तो दोनों उसी के पार्ट थे। ये इम्पोर्टेंट है, वायसराय, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, वायसराय आ गया। तो अब यहाँ पर सवाल जो बीटी में निकलेगा कि कौन था पहला वायसराय? प्रियंका आप बताइए, पहला वायसराय कौन था? कैनिंग, गुड। तो कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि गवर्नर जनरल की परंपरा आ रही थी। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा, ठीक है। हैसियत वही रहेगी, गवर्नर जनरल वाली हैसियत उसकी ख़त्म नहीं हो रही है, उसमें चीज़ें और ऐड होंगी, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग। अब एक बना भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी एक भारत परिषद बना, काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडिया काउंसिल जो कहिए। तो भारत मंत्री, इसके कितने सलाहकार थे?
इसके 15 सलाहकार थे। अब इसमें संसद से कितने थे? और 8 क्राउन से 7 संसद से। 8 क्राउन से, यानी कि क्राउन का वेट, क्राउन मतलब या तो राजा या रानी। क्राउन में मतलब ब्रिटेन में जो ये है राजतंत्र है उसमें क्राउन कहा जाता है। बेसिकली वहाँ साम्राज्ञियाँ ज़्यादा हुई लेकिन सम्राट भी हुए हैं, ठीक है। तो 8 + 7 का कम्बिनेशन था इनका, 8 क्राउन से बाकी 7 संसद से, तो ये 15। इसमें एक और निगेटिव एलिमेंट क्या आया था कि इन सब का वेतन भत्ता भी भारतीय एक्सचेकर पर भारित होता था। ये अभी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, तो वेतन भत्ते इनके भारत के संचित निधि से या भारत से कीजिए, मोटी भाषा में समझ में आने के लिए काफ़ी है। पीटी में ऐसे ही सवाल आएंगे। हम महत्वपूर्ण यही बात है, इसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। तो हमारा एक सेगमेंट यहाँ कंप्लीट होता है 1858 का। हाँ, वो गठन हो गया था, शुरुआत 1861 और बाद में लेकिन गठन नहीं हो गया। ठीक है, वो यहाँ नहीं पूछेगा। आप बेटर गवर्नेंस वाला याद रखिए। ये जो वर्ड आएगा ना, वही हो सकता है इस बार पूछे भी, हमको पता नहीं लग रहा है कि यह सवाल आ सकता है इस बार, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि बेटर गवर्नेंस के लिए यह एक्ट आया 1858 का। उसमें क्राउन का आधिपत्य आया, गवर्नेंस यानी बेहतर सरकार के लिए। भारत मंत्री का पद, भारत परिषद में 15 सदस्य, 15 में 8 और 7 का डिवीज़न, और वेतन और भत्ते भारत से ही उनको दिया जाएगा, यानी कि ये लंबा चौड़ा खर्च भारत के ऊपर लाद दिया गया। ये लोग बैठे हैं कहाँ पर? लंदन में, और खर्चा कहाँ से जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये भारत के बारे में काम कर रहे हैं। ये वाइट मैन है और इनके ऊपर किसका बर्डन है? भारत का बर्डन है। ये थ्योरी आपको नहीं, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, ये इनको लगता है ना कि हमको पूरी दुनिया को सुशिक्षित, सुसंस्कारित और ये करना है, एजुकेट करना है। इन्होंने अपने मन से ये डिसीजन ले लिया क्योंकि इनका चमड़ा गोरा था और बाकी सब काले थे। तो इसको कभी कभी इतिहास पढ़ते पढ़ते क्रोध भी आता है, ठीक है। तो ये इतिहास का भी पार्ट है और पॉलिटी का भी पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रायोरिटी तय कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, इसमें सबसे बड़ा है विधानमंडल का गठन। लिखिए उसको, विधानमंडल या विधान परिषद जिसको कहीं कहेंगे, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है। अध्यादेश, देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसको भी समझिए। संवैधानिक विकास की यात्रा पढ़ रहे हैं तो संविधान में आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारा एक संसद है, उसमें विधानमंडल है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? बताइए किस आर्टिकल में है अभी? तो अध्यादेश का सूत्रपात कहाँ से हुआ? अभी जो आर्टिकल 123 है वो 1861 में इसका बीज मिल गया था, ठीक है ना। तो ये अध्यादेश वर्ड कब आया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको मिली? राष्ट्रपति कहाँ आया अभी? वायसराय को। मतलब विशेष परिस्थिति में वो ऑर्डिनेंस भी ला सकता था। जैसे पहले उसका क्या था, एक पावर मिला था कि वह रद्द कर सकता था। यहाँ पर एक नई बात आ गई, अध्यादेश। तो विधान परिषद आ गया, अध्यादेश आ गया, और वो भारतीयों को शामिल करने की परंपरा का बीज भी यहाँ पे दिखता है। किसको किसको किया गया था? किसमें शामिल किया गया था इन लोगों को? तो गैर सरकारी सदस्य में ही किया। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी इनको न कुछ बोलने की आज़ादी है न कुछ करने की आज़ादी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बनारस और पटियाला के राजा को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और आप क्या बता रहे थे? एक पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, मंत्रिमंडलीय सिस्टम। मंत्रिमंडल का भी शुरुआती संकेत यहाँ पे दिखा। मंत्रिमंडलीय तरीके का कुछ हुआ यहाँ पर, और जिसको अंग्रेजी में पोर्टफोलियो लिखेंगे। और पांचवा, वो खत्म हो गया, लेजिस्लेटिव पावर मिलने का ये शुरू हो गया। अभी तक बॉम्बे और मद्रास क्या हो रहा था कि बंगाल ही तय कर रहा था सब कुछ। तो अब हुआ कि नहीं, चूंकि अब प्रांत आ गया, यहाँ पर विधान परिषद की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रांतों को वैधानिक शक्तियाँ कुछ मिली, लेजिस्लेटिव पावर्स मिले।
ठीक है। और आंतरिक स्वायत्तता का है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। आंतरिक स्वायत्तता भी एक अच्छा टर्म है, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे आप लिखिएगा इसी जगह पर, तो उसमें स्वायत्तता भी जोड़ दीजिए। स्वायत्तता एक टर्म कहीं अलग से पूछ देता है, एक आध बार क्वेश्चन आया है, यानी कि आप खुद आप अपने से कुछ बेहतर तरीके से कीजिए, लेकिन ये आंतरिक स्वायत्तता ढंग से मिलेगी आपको जाके 92 में, 1892 में। 4 या 5 सबका इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो ये 5 आपको हो गया क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट विधान परिषद वाला, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, भारतीयों को शामिल किया गया, पटियाला और बनारस का इसमें उदाहरण है। मंत्रिमंडलीय मतलब का एक कंसेप्ट आया, यानी कि पोर्टफोलियो, आपके पास ये विभाग रहेगा, आपके पास ये विभाग रहेगा, और प्रांतों को निर्माण करने की शक्ति, इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है, ठीक है। अब ये सवाल बताइए, द्वैध शासन एक वर्ड चल रहा था, तो क्या द्वैध शासन खत्म हो गया? कि फिर शुरू होगा? शुरू होगा 19 में होगा, लेकिन वो स्टेट प्रांत में शुरू होगा, वो डायरेक्टली कर रहेगा, वो डायरेक्टली कर रहेगा, वो द्वैध शासन नहीं कर रहेगा। ठीक है, तो और एक आएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो कब आएगा? 1919 में शुरू होगा द्विसदनात्मक व्यवस्था। हाँ 19 में। हाँ। और 92 में क्या आएगा? 92 में बजट पर बहस वहस करने के लिए शक्ति मिल जाएगी, लेकिन अनुपूरक बजट पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और तो ये दोनों एलिमेंट समझ में आ गया। इसको मिटा दें 58 को। सब में 4 या 5 महत्वपूर्ण याद है, इसमें 5 हो गया, किसी में 4 हो जाएंगे। अब कौन सा आएगा? 1892। इसमें कितना तीर? इसमें ज़्यादा तीर नहीं बनेगा, ठीक है। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या हुआ? संख्या बढ़ा दिया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। सेंट्रल में 16 कर दिया जाता है, और आंकड़ा नहीं, कभी आंकड़ा नहीं पूछेगा, बस ये जो है ना, ये बढ़ गया, बस इतना याद रखिए, ठीक है। इससे क्या है, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, और कोई मतलब नहीं। किस दूसरा क्या था? नॉन ऑफिशियल मेंबर को बजट पर प्रश्न पूछने का, बहस करने का अधिकार। बहस करने का, और एक और चीज़ था उसमें, एक और टर्म था, प्रश्न का अधिकार। प्रश्न और बहस दोनों का अधिकार है, मत नहीं दे सकते थे। तो बहस और प्रश्न दोनों लिखिएगा का अधिकार मिला, किससे? बार बार इसको रिपीट कीजिए, किससे? 92 से। और वो सिलेक्शन हो गया गैर सरकारी का, उसमें पता था वो वायसराय अपने काउंसिल के सदस्य से, इसमें नगर परिषद बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे गैर सरकारी बता नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ? तो यही है, प्रश्न का अधिकार मिला, यानी यहाँ तक बढ़े, अभी मत नहीं आए। यहाँ लिख सकते हैं कि अभी मतदान का अधिकार नहीं। सॉरी, निर्वाचन शब्द पहली बार कब आया पूरे प्रोसेस? तो ये लिखना पड़ेगा, निर्वाचन। अब क्या है, परोक्ष और प्रत्यक्ष का फर्क है। अभी ये परोक्ष रूप से निर्वाचन आया, लेकिन निर्वाचन आना ही एक संकेत है कि आगे आएगा, ठीक है, निर्वाचन। लेकिन यह अभी प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ लिखिएगा अभी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं आया। आगे समझे? और कोई बात है इसमें शुभम? अभी प्रत्यक्ष नहीं, यानी अभी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं आया, निर्वाचन है लेकिन डायरेक्ट अभी नहीं हो रहा इलेक्शन, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात? इसमें ज़्यादा नहीं। ये एसपी सिन्हा को पहली बार कब बनाया गया था? 1909
आपने घर पे पढ़ाई की थी इसके बारे में? हमने कहा था ना कि ये आगे का पढ़ के आइएगा तो आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाइएगा, अदरवाइज़ क्या है कि आपके लिए ये कहानी की तरह हो जाएगा केवल। इसका टेस्ट में आपके पासिंग मार्क्स ही 80% रहेगा। जैसे कल मैंने कुछ सवाल बताया था ना आपको, उस तरीके से सवाल बना के इसमें एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो जैसे कि वोकल होगा ज्ञान आपका। 92 तक हम लोग चले गए। अब जो आएगा वो ऐसा है कि उसके नाम भी महत्वपूर्ण है, उसका इनका डेट महत्वपूर्ण था, उनका नाम महत्वपूर्ण। क्या है? मार्ले मिंटे, मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो किसको कहते हैं? 1909 वाले को, 1909 का मार्ले और मिंटो। आप लोग मत बोलिएगा। मार्ले कौन थे और मिंटो? मिंटो भारत में थे और ये लंदन में थे। तो अब बताइए, ये वायसराय होंगे और ये भारत मंत्री, भारत सचिव, जो भी कहिए, ठीक है। वैसे ही अगला जो आएगा 1919 में क्या आएगा? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। अब क्या है कि जो यहाँ पे मार्ले हैं वो यहाँ पर मॉन्टेग्यू, जो यहाँ पर मिंटो हैं वो वहाँ चेम्सफोर्ड है। यानी कि वायसराय कौन है? प्रियंका आप बताइए, वायसराय कौन है? नहीं, वायसराय चेम्सफोर्ड होंगे और मार्ले लंदन में, मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और ये इन्हीं दोनों को देखते हैं। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहा? सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए पूरा प्रसिद्ध कहिए। सबसे पहले तो सदस्य और बढ़ गया, लेकिन प्रांत में गैर सदस्य सरकारी सदस्य अब ज्यादा हो गए। सरकारी सदस्य से गैर सरकारी सदस्य प्रांत में, गैर सरकारी सदस्य प्रांतों में ज्यादा सरकारी सदस्य। प्रांतों में ये क्या होगा? ये एक संकेत है इसलिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रांतों में सरकारी से ज़्यादा हो गए, यानी कहीं ना कहीं यह बहुमत और लोकतंत्र की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य भी है, ठीक है। लेकिन ये जाना क्या, लेकिन ये मुख्यतः जाना, जैसे किसी को बोलेगा मार्ले मिंटो तो पहला आएगा वही रिएक्शन जो आपके आ रहा था। क्या आ रहा था? पृथक निर्वाचन। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। ध्यान दीजिएगा, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। किससे? इसी से। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो सिख के लिए कब आएगा? 19 में। मुस्लिम के लिए? चलिए तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट, आप बताइए, इनको बोलने दीजिए, बताइए तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? नहीं पढ़ा है 19 तक? हाँ? इन चीज़ों को थोड़ा सा मथने की ज़रूरत है। जब आप विचार बनाएंगे तो विचारों में ये बातें आएंगी। और जानते हुए, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और लिखना कुछ और पड़ता है। तो लिखना वही है जो परीक्षा में जीत दिलाए, बाकी सब बेकार। नहीं तो देखिए, पूरा भारत मानता है कि राम थे, विश्व भी मान रहा है कि एडम्स का ब्रिज था, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि राम कब थे, भगवान भी सिर्फ अपने अपने राम पढ़ के दे देंगे। तो राम कब थे, तो प्रमाण के आधार पर भी स्थापित कब किया गया है। रामशरण शर्मा जो हिस्ट्री के राइटर हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मतलब किसी व्याख्यान में बताया उन्होंने रिसर्च में, कि पहली बार रामगुप्त के नाम में राम का जिक्र आया। किसमें आया? रामगुप्त, जो गुप्ता फेज के थे, जिन्होंने सोने का सिक्का जिनका बड़ा प्रसिद्ध है, तो रामगुप्त के नाम में राम का आया। तो एक वहीं पे दूसरे इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा कि आखिरी बार रामशरण शर्मा में आया। कहने का मतलब है कि जो भारतीय हो के भी कह रहा है कि राम पहली बार रामगुप्त में आया। अरे रामगुप्त ने नाम ही इसलिए रखा हुआ है कि उसके पहले राम होंगे। जबकि उस नासा ने जब बताया कि यह एडम्स ब्रिज था तो हम मान गए, और राम सेतु जब से चल रहा था तो आंदोलन हो गया था। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन घूम के जब आता है ना, तो हम मानते हैं कि वो फ्रेश होके आया है। जैसे सेव पैक करके आता है 100 रुपये किलो तो ठीक है, और वही 10 रुपये किलो मिलता है आपके हिमाचल में, तो वो नहीं खाएंगे। वही वैसा ही चीज़, जैसे कि आपको पाइथागोरस का थ्योरम है,
अब पाइथागोरस का थ्योरम बोलने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा एलिट का फीलिंग देता है कि नहीं। वही कोई बोले कि ये बराहमिहिर का त्रिक है, तो नहीं, बोधायन ने इसको नहीं, ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य तो छोड़ दीजिए, भास्कराचार्य का, लेकिन बोधायन और बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त तीनों ने पाइथागोरस से बहुत ऊपर की थ्योरी पाइथागोरस से पहले दी हुई है। लेकिन हमको तो ज्ञान घूम के आना चाहिए ना, डायरेक्ट आएगा तो मंजूर नहीं। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब है कि पृथक निर्वाचन वहाँ था तो बुरा था, और हम जब परिसीमन करके रिजर्व सीटें बना रहे हैं, या क्या बहुत आगे जा रहे हैं। हमने बिहार में, अब सवाल आपसे क्या बनेगा, बिहार में कितनी सीटें रिजर्व हैं? 3 लोकसभा की, और विधानसभा में? तो ये आप लोग देखिए, लिखिएगा कि अभी बिहार में कितनी लोकसभा सीट और कितनी राज्यसभा नहीं, विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं। हम जिसका बीज यहाँ पे देख के हम सोच रहे हैं, उसी तरह के बीज यहाँ पर अभी भी हैं, ठीक है। रिजर्व दो तरीके से होता है। एक होता है, पहले क्या होता था कि जिसके लिए रिजर्व है वोटिंग भी वही कर सकता है, कम से कम भारत में इतना अभी नहीं है। रिजर्व है खड़े होने के लिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, लेकिन वोटर्स के लिए आज़ादी है, कोई भी वोटर हो सकता है। लेकिन पहले कई जगहों पे ऐसा भी होता था कि मान लीजिए यदि हरिजन विशेष सीट है तो वोटर भी हरिजन ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी गैर सरकारी हिंदू इंडियन को एसपी सिन्हा को और उधर बिलग्रामी को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के हिस्ट्री के पीटी के लिए वो सवाल है जो आप बता रहे हैं, ये पीपी मतलब जीएस का नहीं है सवाल। एसपी सिन्हा को क्या बनाया गया था पहली बार, किस काउंसिल का मेंबर बनाया गया था? लॉ का जो उनका काउंसिल था उसके, मतलब वायसराय के लॉ काउंसिल के ये मेंबर थे, ठीक है, एसपी सिन्हा। तो बस एसपी सिन्हा 1909 याद रख लीजिए, सवाल आएगा तो बस इसी पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या था महत्वपूर्ण में, वो प्रांतों में द्वैत शासन वाला कंसेप्ट कब से आएगा? वो तो 1916 में था। तो 1909 ही तो है ये, 19 अच्छा 19 में प्रांतों में द्वैत शासन और 35 में केंद्र में द्वैत शासन। यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न पूछा जाने लगा। वो जो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि केवल प्रश्न पूछने, यहाँ क्वेश्चन करने का भी है नहीं, और यहाँ मत देने का भी अधिकार उनको आएगा। एक स्टेप आगे, प्रश्न तो वहाँ भी करे थे, बहस मतलब क्या होता है प्रश्न? नहीं सर, प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मिलेगा। कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज करने का, एक प्रश्न के बाद शांत नहीं होना है, अगला प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न पूछने की शुरुआत, ठीक है ना। और 4 बहुत है, यही तीनों बहुत है। इसके अलावा जो कुछ सवालों में आ जाएगा, ताकि आप सवाल में भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये दोनों क्लियर है कौन कौन है? ये भारत मंत्री, भारत परिषद के जो वहाँ पर बैठे हुए वो हैं, और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, ठीक है। बहुत ही घटना प्रधान समय चल रहा था, जालियांवाला बाग का बैकड्रॉप था, ठीक है। और एक तरह से बहुत उठापटक, क्योंकि गांधी जी भी आ गए थे, उनकी एक्टिविटीज़ भी 17 में चल रही थी, तो तमाम चीज़ों के बावजूद उनको और कसीला कुछ करना था। तो उन्होंने क्या किया, इसमें कौन कौन से पॉइंट बनाए? और इसमें दिखाया गया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन का जो स्वरूप हम लोग देख रहे थे क्या था द्वैध में, जैसे कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो 2 अलग अलग कामों का, राजनीतिक और नॉर्मल जो फैक्ट्री के काम को अलग किया, तो उसको हम लोगों ने कहा द्वैध। यहाँ पर क्या हुआ, हस्तांतरित और अहस्तांतरित 2 विषय बनाए गए। क्या बनाया गया? हस्तांतरित और गैर हस्तांतरित कहते थे उसको, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। तो वो जो बनाया गया, तो
उसमें जब इस पर कौन काम करेगा और इस पर कौन काम करेगा, इसके लिए जो नियम बनाया गया इसी को यहाँ पर कहा गया द्वैत शासन। ठीक है, इसी में पहली बार हमको लगता है वो व्यवस्था आई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, दो सदन। ये ध्यान दीजिएगा, 19 में किसका जिक्र आया? द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। फिर प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। ठीक है, ये और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? महिलाओं को 10% मत दिया जा रहा है। यानी कि अभी तक हम कहीं भी मत की बात नहीं देख रहे हैं। पहली बात तो उसको ऐसे लिखिए कि मताधिकार मिला है। अब इसके व्याख्या को डिटेल को देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इसकी तरफ। यानी जो 6 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 6 + 6 का था ना कॉम्बिनेशन 12 का, तो उस 12 में 6 में 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 6 में 3 भारतीय। ये बड़ा स्टेप है, धीरे धीरे बढ़ेगा। और कोई विशेष इसमें कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया था, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर सिख वाला। ये बहुत बढ़िया, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वो चीज़ को, जो पृथक निर्वाचन की परंपरा थी उसमें सिख को शामिल किया गया को। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें क्रिश्चियन, मतलब इसका दायरा को सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाया गया इसको। और अभी ये संप्रदाय और धर्म पे चला था, धीरे धीरे जातियों पे चला जाएगा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति थी इंग्लैंड में, नहीं पूछेगा वो अभी, इसके लिए जीएस के लिए, बिहार के लिए भी ज़्यादा है। इतना पात कर लीजिए ना, उसके बाद खुद ही समझ में तो याद रहेगा कि क्या छोड़ा है, वो भी तो याद रहेगा। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या कहते थे इसको? भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसमें भी 4-5 ही महत्वपूर्ण बात होंगे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट जो है वो उसका ज़्यादा। जैसे कि एक छोटा सा लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1935 में। आज का जो आरबीआई है वो भी इसी एक्ट से। किस एक्ट से? तो इस एक्ट से बना। ठीक, वर्मा को मान लीजिए पृथक किया गया, वर्मा अलग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट था जो सेंटर में द्वैत शासन, यानी केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन। लेकिन इसको फिनिश कर लेते हैं। केंद्र में द्वैत शासन, लेकिन प्रांतों में अंत, प्रांत में जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। या तो उसी को तो मतलब जो यहाँ पे लाया गया जो अधिनियम को, उसको यहाँ पर रिवोक कर लिया गया। लेकिन हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि 1935 में क्या क्या लाया गया, उसके प्रावधान पे बात कर रहे हैं। जैसे कि कई बार जब आप बोलते हैं कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, क्या नहीं किया गया? 74 में किया गया था। 37 में तो ये दिल्ली वाला हो रहा है, और वो कलकत्ता वाले की बात कर रहे हैं। 73 में, 1773 में आया एक्ट, लेकिन लागू कब हुआ, बना कब? 74 में। तो दास प्रथा का अंत 33 से, 1833 से, लेकिन दास प्रथा अंत हुआ कब? 43 में, एलन बरो के समय में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। एक चीज़ हम लोग बीच में मिस कर गए, उसका देखा नहीं। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जो ये था, अनुसूचियाँ जो थी, जो सूचियाँ कहते हैं, कौन सी सूची? तो केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र, राज्य और समवर्ती।
नहीं, हम उसमें बात ये बोल रहे थे कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या घट बढ़ रही थी। इसको एक बार अलग से भी आप लोग देख लीजिएगा एक सवाल के तौर पर कि कब उसके परिषद में 4 सदस्य थे, कब उनको 3 किया गया, कब फिर उसको 4 किया गया और कब उसको 1+5 कर दिया गया। जैसे जब ये लॉ कमीशन वाला मेंबर उसमें जुड़ा तो ये 6 हो गया, नहीं हुआ? बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब शुरू में था, जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे तो क्या था 1+4, तो बहुमत के लिए चाहिए था 3। जब कॉर्नवालिस का समय आया तो क्या हुआ 1+3 हो गया, यानी बहुमत के लिए चाहिए था 2, यदि गवर्नर जनरल प्लस 1 सदस्य। फिर बाद में जब मैकाले आए तो 1+3+1, लेकिन उसको वोट देने का राइट नहीं रहा। लेकिन फिर मैकाले को जब पूर्णकालिक बनाया गया तो वह 1+4 यानी कि 5 हो गया, और फिर एक मेंबर और बढ़ाया गया, SP सिन्हा जब आया तो वो संख्या ऐसे करके बढ़ती घटती रही है। उसको थोड़ा देखते रहना, ठीक है, वो एक अलग से सवाल। और इसमें महत्वपूर्ण कोई डेवलपमेंट 11 के में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरल द्वैध शासन, लेकिन वो केंद्र में द्वैध शासन जो है यह एक महत्वपूर्ण इवेंट है, इतना महत्वपूर्ण इवेंट है। बाकी इसमें तो 1935 में 251 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के। फेडरल है ना यहाँ पर, यही है, ये जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं ना, ये वही है। अब वो कलकत्ता वाला हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं। वैसे तो इसको डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा भारत सरकार का इसमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये समझना है कि जो कहीं और नहीं दिख रहा वो इसका आंसर यदि 35 है तो मार लेंगे। कंसेप्ट को समझिए। देखिए, कभी भी आप फैक्ट से नहीं आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो गेस कर सकते हैं। कैसे, क्या कंसेप्ट है? जिसमें ज़्यादा लोकतंत्र के नज़दीक आप जाते हुए दिख रहे हैं वो उतना ही मैच्योर और लेटेस्ट होगा। जिसमें ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिख रहा है वो पीछे का होगा। तो जब भी सवाल के जवाब में आप फंस जाए, ऑप्शन लगा कि सर तो ये तो बता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप ये याद कीजिएगा कि यह प्रो डेमोक्रेसी है या एंटी डेमोक्रेसी है। प्रो डेमोक्रेसी यदि जा रहा है तो वह ज़्यादा नज़दीक का होगा, 1935 का होगा। यदि केवल नाटकीय तौर पर लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ दिया गया है लेकिन लग रहा है कि देने का विचार नहीं है, तो 19 में होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी ही वही एक्ट कर रही थी। और ज़्यादा डिक्टेटरशिप है, अभी स्टबर्ननेस है, तो वो 58 में चला जाएगा, इस फेज की बात करें तो। इसके बाद एक और आता है, वो है 14-7 का। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें एक ही चीज़ है। 1947 में क्या है? माउंटबेटन प्लान और डोमिनियंस में डिवीज़न। 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए, एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान। 14 अगस्त रात 12 बजे दिया गया। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान ने डिसिफर किया कि 14 अगस्त को ही मिल गया, और भारत ने माना कि हम 12 बजे के बाद आज़ाद हुए, यानी पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हो गया। हुआ एक ही समय पर, उसको डिसिफर करने की बात है किसने क्या माना, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें और भी होंगी। इसके बाद तो आज़ादी हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पर प्रांतीय सभा की बात करेंगे, संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से जैसे ही संविधान सभा की बात शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके लिए वो पूरी कहानी शुरू हुई थी वही कहानी यहाँ पर आके शुरू होती है, यानी कि पूछ और मुँह जो है मिल जाएगा तो बात समाप्त हो जाती है, ठीक है। सब में 4-4 की बात थी, किसी में 5 आया 4 आया, लेकिन जो ये यहाँ पर आया है उसमें कमजोरी नहीं दिखाना है, वो पूरा याद होना चाहिए।